राम गुलज़ारी की बातें सुनने के बाद हारून और कामरान के दिल में बाबा जलाली के लिए और भी अकीदत बढ़ गई थी। जब वहाँ से राम गुलज़ारी की बातें सुनने के बाद कामरान और हारून वापस आए तो हारून कुछ बेचैन सा था। हारून बाबा जलाली के मज़ार पर गया और वहाँ पर जाकर फातह खानी की और बहुत कुछ बैठकर सोचता रहा, आखिर चंद्र बदन का राज क्या है। काश मुझे ये भी मालूम हो सके कि वो कौन है और मेरे पीछे आखिर वो क्यों है। मैं नहीं जानता ये सब। हारून बहुत ज़्यादा मुस्तरब था। उसको अशर और अफशा भी बहुत ज़्यादा याद आ रहे थे। वो अशर और अफशा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करता था। कामरान ओवरसियर के साथ मिलकर वहाँ पर प्रोजेक्ट पर काम कर रहा था। काफ़ी ज़्यादा हद तक काम तेज़ी से होता जा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी काफ़ी ज़्यादा अरसा था जो वहाँ पर लग जाना था। इन्हीं सोचों में गुम शाम ढल गई। सारे मज़दूर अपने अपने खैमों में जा चुके थे। रात के टाइम वो कवालियाँ गाते थे, लेकिन आज हारून को वहाँ पर बैठे देखा तो सब सोने के लिए अपने खैमों में चले गए। कामरान भी अपने खैमे में जाकर सो गया था। हारून गहरी सोचों में गुम था। हारून के आंखों के आगे पासेबों का वो मंजर आ गया जब गजराज का भयानक चेहरा जिन नुमा हुलिया उसके सामने वो पासेबे लेने आया था। इन्हीं सोचों में गुम हारून अपने खैमे में आया और आकर लेट गया। थोड़ी ही देर के बाद हारून सोचने लगा और सोचते सोचते ये कहने लगा, चंद्र बदन तुम कौन हो, तुम कहाँ हो, काश तुम मेरे सामने आ जाओ। और एक बार इन्हीं सोचों में गुम हारून पर गनूद की तारी होने लग गई। उसकी आंखें बंद हो रही थीं। तभी अभी वो नींद में ही था। एकदम से उसको छन छन की आवाज़ आई। उसने जल्दी से आंखें खोल दी। हो सकता है मेरा वहम हो, मैं अभी चंद्र बदन के बारे में ही सोच रहा था, शायद मेरा वहम हो। जैसे उसने दोबारा आंखें बंद की, छन छन की आवाज़ दोबारा आई। हारून एकदम से चौंका। वो फ़ौरन से उठा और अपने खैमे से बाहर निकला तो दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आया। छन छन की आवाज़ 2 से 3 बार फिर आई। तभी हारून को दूर ढलवानों में चंद्र बदन का हिवला नज़र आया। हारून ने कहा, चंद्र बदन रुक जाओ, मेरी बात सुनो चंद्र बदन। तभी हारून भागता हुआ चंद्र बदन के पीछे गया। चंद्र बदन बदस्तूर आगे भागती हुई जा रही थी। हारून ने उसको रोकने के लिए बार बार बुलाया। तभी उसने पीछे पलट कर देखा। दिए की लो में उसका चेहरा चांद की तरह चमक रहा था। वो बहुत खूबसूरत थी। तभी वो हारून को अपने साथ लिए ढलवानों से नीचे उतर आई। भागती भागती काफ़ी आगे आ गई। हारून को एहसास ही नहीं हुआ कि वो अपने खैमे से निकलकर ढलवानों से नीचे उतर चुका है और पुराने सहायपुर में जा रहा है। जैसे ही हारून वहाँ पर पहुँचा तो दूर एक मजमा नज़र आया। बहुत से लोग थे, बहुत से झोंपड़ियाँ लगी हुई थीं। आज फिर एक शहर आबाद था, बिल्कुल उस रात की तरह जब वहाँ पर गजराज की चिता जलाई जाने वाली थी और हारून ने चंद्र बदन को अपनी पत्नी स्वीकार किया था। आज ये मजमा कैसा था? गाने बजने की आवाज़ें आ रही थी। छन छन की आवाज़ बदस्तूर हवा में गूंज रही थी। बहुत से लोग एक दायरा बनाकर खड़े थे और ऐसा लग रहा था कि उनके दरमियान कोई नाच रहा है। जैसे हारून ने लोगों को साइडों पर हटाया तो वो क्या देखता है, चंद्र बदन नाच रही थी। उसका जिस्म शीशे की तरह चमक रहा था और उसके पाँव बहुत खूबसूरत और सुडौल थे, जिनमें वही चमकती हुई चांदी की पासेबें थीं और वो नाच रही थी। हैरत की बात ये थी कि हारून को वहाँ के लोग देख भी नहीं रहे थे। हारून ने उनको दूर किया, इसके बावजूद किसी ने हारून की तरफ देखा भी नहीं। चंद्र बदन थोड़ी ही देर के बाद शरबती आंखों से हारून की तरफ देखने लग जाती थी और फिर मुस्कुरा कर रक्स शुरू कर देती थी। तभी एकदम से घोड़ों के टाप सुनाई दिए। ऐसा लग रहा था घोड़ों पर सवार कुछ लोग आ रहे हैं। एकदम से नाच गाना रुक गया। सारा मजमा एक तरफ देखने लग गया तो वहाँ पर 6 से 7 घोड़े आए। ऐसा लग रहा था कि कोई सरदार है। तभी घोड़े पर से एक शख्स नीचे उतरा। उसके साथ उसके कुछ पहरेदार थे। उसने आकर पूछा, कौन हो तुम लोग? तभी वहाँ से एक आदमी बोला और कहने लगा, महाराज मैं इनका सरदार हूँ, मेरा नाम गोगी है और हम बंजारे हैं। तभी उस शख्स ने कहा, ये ज़मीनें किसकी हैं? तो वो कहने लगा, खाकान महाराज की। तुमने खाकान महाराज से इजाज़त ली जो यहाँ पर तुमने अपने खैमे लगा लिए, अपनी झोंपड़ियाँ लगा ली? तभी वो कहने लगा, महाराज हमारा क्या है, हम तो कुछ दिन के मेहमान हैं, आज यहाँ पर हैं, कल यहाँ से चले जाएंगे। जितनी बात पूछी है उसका जवाब दो। क्या तुमने इजाज़त ली? नहीं महाराज, माफ़ी चाहते हैं, क्षमा कर दीजिए, हमने इजाज़त नहीं ली। तो फिर तुम्हें इजाज़त लेनी चाहिए थी। तभी वो मजमे पे नज़र डालने लगा। एकदम से उसकी नज़र चंद्र बदन पर पड़ी जो बेतहाशा हसीन थी। तभी वो कहने लगा, ये लड़की कौन है? तो गोगी ने कहा, यही तो है
जो हमारे बंजारों की जान है, और ये अपना रक्स पेश करती है। लोग इसका रक्स देखते हैं और वहीं से हमें कुछ पैसा मिल जाता है और फिर हम सारे आगे से आगे बढ़ते जाते हैं। यही हमारी रोजी रोटी है। क्या नाम है इसका? तभी गोगी कहने लगा, इसका नाम चंद्रबदन है, इसको कहो नाचे हमारे सामने। तभी वो भागते हुए गए और अपनी अपनी झोपड़ियों से जो कुछ मिला वो लेकर आए और उसके ऊपर खाकान महाराज को बिठाया गया। सबको पता चल गया था कि यही खाकान महाराज हैं जिनकी ये ज़मीनें हैं जिन पर हम लोगों ने खैमे लगाए हुए हैं। तभी चंद्रबदन ने नाचना शुरू किया और उसकी आंखें उसको गौर से देखती जा रही थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी शैतानी टपक रही थी। खाकान महाराज इस नज़रों से चंद्रबदन को देख रहा था। वो इतना नाची कि वो थक गई, यहाँ तक कि वो गिरने वाली हो गई। तभी गोगी बोला, महाराज अब ये थक गई है, अगर आप हुक्म दें तो हम और लड़कियों को बुलवा लेते हैं। नहीं नहीं, बस इतना नाच काफ़ी है। तभी वो उठा और मानी खेज नज़रों से चंद्रबदन को सर से पांव तक देखने लगा और फिर कहने लगा, तुम लोग जब तक चाहो यहाँ पर रुक सकते हो। इसके अलावा किसी चीज़ की भी ज़रूरत पड़े तो हमारी हवेली आ जाना, तुम लोगों को दे दी जाएगी। अब हम चलते हैं। सारे बहुत ज़्यादा खुश हुए और खाकान महाराज के नाम के नारे लगने लग गए। जैसे ही खाकान महाराज अपने घोड़ों पर बैठकर वहाँ से गए तो एक झोपड़ी के अंदर से गजराज चीखता चिल्लाता धाड़े मारता हुआ बाहर आया। वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था और आकर गोगी को कहने लगा, मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। आखिर तुम्हें किसने कहा था कि तुम चंद्रबदन को इसके सामने नाचने के लिए पेश करो? तुम उसकी नज़रें देख रहे थे ना, उसकी नज़रों में शैतानी नज़र आ रही थी। अब वो जैसे चाहे हमें इस्तेमाल कर सकता है। तभी गोगी ने कहा, तुम पागल हो गए हो, हम उसी की ज़मीनों पर हैं। अगर हम उसकी बात ना मानते तो वो हमें मरवा भी सकता था और यहाँ पर हमारी जितनी भी झोंपड़ियाँ और लोग हैं रातों रात कहाँ भाग कर जाते। जो भी है, मैं अपना सब कुछ चंद्रबदन पर वार चुका हूँ, वो सिर्फ मेरी है। तू जानता है ना कि तू उससे मोहब्बत करता है, क्या वो तुझसे करती है? मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ, मैं चंद्रबदन से बहुत मोहब्बत करता हूँ। तभी गोगी ने गजराज को समझाया। हारून गजराज का चेहरा पहचान चुका था, इस वक्त वो इंसानी रूप में था। तभी थोड़ी देर के बाद सब वहाँ से चले गए। सारा मजमा देखते ही देखते चला गया। सब चले गए अपने अपने खैमों में। वहाँ पर ज़मीन पर चंद्रबदन बैठी हुई थी। हारून उसको देख रहा था। तभी उसने अपने घुटनों से सर ऊपर उठाया और खड़ी हो गई और हारून की तरफ बढ़ने लग गई। हारून को कहने लगी, आओ मेरे साथ। तभी हारून को लिए वहाँ से चलने लग गई। हारून हक्का बक्का परेशान था, ये सब क्या है? हारून ने कहा, रुको चंद्रबदन, ये सब क्या था? तुम जानना चाहते थे ना हम कौन हैं? अब तुम्हें पता चल गया, हम बंजारे हैं। मैं इन बंजारों की बेटी हूँ जिसको चंद्रबदन कहते हैं सब। तुम बहुत ज़्यादा मुस्तरद थे ना ये जानने के लिए। चंद्रबदन, ये तो मैं जान चुका हूँ, मुझे सिर्फ ये बताओ मेरा इस कहानी से क्या ताल्लुक़ है? तुम मुझे ये सब कुछ क्यों दिखा रही हो? तुमने मुझे अपनी पत्नी स्वीकार किया था ना, तो तुम मेरे महाराजा हो। मैं तुम्हें दिलो जान से चाहती हूँ, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ हारून। तुम्हें देखती हूँ तो मुझे ज़िंदगी का एहसास होता है। देखो चंद्रबदन, वो सब बातें वक्ती थी, जज्बाती फ़ैसला था। तुम्हें उस चिता से सती बनने से बचाने के लिए मैंने वो फ़ैसला किया था, इसका और कोई मतलब नहीं है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता था कि आखिर मेरा इस कहानी से क्या ताल्लुक़ है। मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ और हम लोग जन्मों पर कोई भी यकीन नहीं रखते, तो फिर ये सब तो मुझे क्यों दिखा रही हो? मैं ये सब नहीं जानना चाहता। तभी चंद्रबदन ने कहा, सब पता चलेगा, अभी तो कहानी शुरू हुई है, यहीं से तो मेरी कहानी शुरू हुई थी। अब मैं तुम्हें बताऊंगी कि इसके बाद क्या होगा। आओ चलो। तभी वो हारून के लिए ढलवानों के ऊपर आ गई। सामने जलाली बाबा के मज़ार था, कब्र थी उनकी। तभी वो कहने लगी, नहीं, इधर से नहीं, ऊपर से आना होगा। क्यों? यहाँ पर क्या है? सामने पाक सरकार की जगह है, वहाँ पर हम नहीं जा सकते। क्यों? तुम क्यों नहीं जा सकती? क्या तुम इनको जानती हो? हाँ जानती हूँ, ये जलाली बाबा हैं, हम इनको पाक सरकार कहते हैं। जहाँ पर ये हो वहाँ पर 40-40 गज़ उनकी खुशबू और पाकी फैली होती है। हम वहाँ से गुज़र नहीं सकते, हम ना पाक हैं, वो पाक है, इसलिए मैं यहाँ से नहीं गुज़र सकती, मुझे हुक्म नहीं है। चलो हम लोग जंगल के रास्ते से चलेंगे। जैसे ही चंद्रबदन और हारून जंगल के रास्ते तक आए, हारून बार बार कह रहा था, चंद्रबदन मुझे सब बताओ। तभी एकदम से हारून को एक आवाज़ सुनाई दी, सर आप ठीक तो हैं? वो कामरान था। हारून ने जल्दी से पीछे पलट कर देखा तो चंद्रबदन का नामो निशान नहीं था, वो गायब हो चुकी थी।
कामरान हारून के पास आया और कहने लगा, सर आप ठीक तो हैं? इतनी रात को आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? मुझे नींद नहीं आ रही थी तो मैं बाहर निकला और मुझे यहाँ से आवाज़ें सुनाई दी। आप किससे बातें कर रहे थे? नहीं नहीं, मैं किससे बातें नहीं कर रहा था। हारून कामरान को इस वक्त कुछ भी बताना नहीं चाहता था, वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था। तभी कामरान ने हारून से कहा, सर आइए बैठकर बात करते हैं। हारून ने कहा, नहीं कामरान, बहुत रात हो चुकी है, अब मैं सोता हूँ, मुझे पता ही नहीं चला कब मैं टहलता टहलता यहाँ तक आ गया। जी सर ठीक है। कामरान ने हारून के खेमे तक पहुँचाया और वो सोने के लिए चला गया। दूसरी जानब सफूरा अपने कमरे में आई और आकर उसने जल्दी से अपने बेर हाजिर किए और उनको कहने लगी, मुझे जल्दी से बताओ यहाँ पर कोई काले जादू का सेंटर है? तो वो बेर कहने लगे, नहीं महारानी, यहाँ पर कोई भी काले जादू का सेंटर नहीं है, ये पाक मुल्क है। अलबत्ता बुरे लोग हर जगह पर होते हैं। यहाँ पर एक ऐसी जगह है जहाँ पर तुम्हें एक काला जादू करने वाला जादूगर मिल जाएगा, हमें उस जगह का पता बताओ, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ। तभी वो बेर कहने लगे, यहाँ से सीधी जब तुम इस सड़क को क्रॉस करोगी तो सामने शमशान घाट है जहाँ पर हिंदू मज़हब वाले अपने मुर्दे जलाते हैं। उससे आगे एक टूटा मंदिर है, टूटे मंदिर के अंदर चली जाना, वहाँ पर तुम्हें, उसका नाम महाशय दावर है और वो एक बहुत बड़ा जादूगर है, लोगों को बहुत से जादू सिखाता है, हर तरह के काले काम करता है। तभी सफूरा ने कहा, ठीक है, हम कल वहाँ पर ज़रूर जाएंगे, मैं वहाँ पर जाना चाहती हूँ, अब तुम लोग जा सकते हो। तभी देखते ही देखते वो सारे बेर उसकी आंखों से ओझल हो गए, वो गायब हो गए। सुबह हुई तो सफूरा वहाँ से बाहर निकलने लगी तो उसकी माँ नहीरा ने पूछा, कहाँ जा रही हो? मम्मी, ये भी कोई बात है पूछने वाली? वहाँ यूरोप में तो मैं आधी आधी रात तक बाहर रहती थी, आपने कभी नहीं पूछा था। मैं यहाँ पर बोर हो चुकी हूँ, मैं बाहर निकलना चाहती हूँ। हाँ हाँ बेटी, तुम बेशक बाहर जाओ, मैं तुम्हें बाहर जाने से नहीं रोक रही, मैं सिर्फ ये जानना चाहती थी आखिर तुम कहाँ जा रही हो। बस मैं बाहर घूमने फिरने जा रही हूँ, देखो ये जगह तुम्हारे लिए अजनबी अनजान है, कहीं तुम खो न जाओ, तुम चाहो तो ड्राइवर को साथ ले जा सकती हो। नहीं मम्मी, आप तो जानती हैं ना, मुझे कभी भी ड्राइवर को साथ ले जाना पसंद नहीं, इसलिए मैं अकेली ही जाऊंगी। ठीक है, संभल कर जाना। जैसे ही सफूरा वहाँ से निकली, नगीरा बेगम काफ़ी परेशान हो गई और कहने लगी, पता नहीं ताहिर अली साहब कब आएंगे, कहीं ऐसा ही ना हो कि सफूरा कोई और कारनामा कर दे। तभी सफूरा वहाँ से निकली, बेरों के बताए हुए पते पर जाने लगी। पूरी सड़क ख़त्म हो गई, उससे आगे एक यू टर्न आया। यू टर्न लेने के बाद जैसे ही सफूरा दूसरी सड़क पर निकली, वहाँ पर एक शमशान घाट नज़र आया। जैसे ही उसने गाड़ी रोकी, शमशान घाट में उतर कर गई तो वहाँ पर 3 चिताएं जल रही थीं। सफूरा को उन जलते हुए मुर्दों की खुशबू बहुत लुभा रही थी। जैसे ही सफूरा वहाँ से आगे बढ़ी, शमशान घाट को क्रॉस करने के बाद वहाँ पर एक टूटा मंदिर था। जैसे टूटे मंदिर के अंदर जाने लगी, अंदर का रास्ता देखकर हैरान हो गई। वो मंदिर सच में टूटा हुआ था, उसकी बैरूनी दोनों दीवारें टूटी हुई थीं। जैसे ही वो अंदर पहुंची तो क्या देखती है, सामने काली देवी की मूर्ति है और उसके आगे एक आदमी बैठा है जिसके बाल खुले हुए हैं, सर नीचे झुकाकर बैठा है। जैसे ही सफूरा वहाँ पर पहुँची, महाशय दावर ने अपना सर ऊपर उठाया और पीछे पलट कर देखा और मुस्कुराने लगा और कहने लगा, आओ देवी आओ, तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। कौन हो तुम? मेरा नाम सफूरा है। तुम कौन हो? मैं एक काला जादू करने वाला हूँ, मेरा नाम महाशय दावर है। पहले मैं मुसलमान घराने में पैदा हुआ था, लेकिन उसके बाद मैंने अपना जीवन दान कर दिया काली देवी के चरणों में और अब मैं यहीं पर रहता हूँ, काले जादू सिखाता हूँ। मैं टंडन गोपाल की शागिर्दा हूँ। अच्छा, मैं किसी टंडन गोपाल को नहीं जानता, वो यूरोप में है और बहुत बड़े जादूगर हैं, जाने माने। ठीक है देवी, आ जाओ, हमें तो अभी काली देवी ने ये बताया है कि तुम यहाँ पर आने वाली हो, इसीलिए हम तुम्हारा इंतज़ार कर रहे थे। आओ, तुम्हारी खातिर तवाज़ो करते हैं। तभी सफूरा ने कहा, ठीक है। तभी महाशय दावर सफूरा को लिए एक गैलरी में चला गया। वहाँ से आगे एक बहुत बड़ा कमरा था, चंद सीढ़ियाँ नीचे उतरनी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई तहखाने का हिस्सा हो। जैसे ही महाशय दावर नीचे उतरा, उसने सफूरा से कहा, आ जाओ देवी, नीचे आ जाओ। सफूरा बिना डरे झिझके इसके साथ नीचे उतर गई। सामने गई तो वहाँ पर एक कमरा था। उस कमरे में इंतहाई गंदी बदबू थी। वहाँ पर गला सड़ा गोश्त और जला हुआ खून पड़ा हुआ था, जिसकी बदबू बहुत ज़्यादा गंदी थी, लेकिन सफूरा के लिए और उस जादूगर के लिए शायद ये दुनिया की सबसे लजीज तरीन खुशबू थी। उसने वो गला सड़ा गोश्त और सड़ा हुआ खून उसके सामने रख दिया और कहने लगा,
खाओ देवी, खाओ इसको, ये काली देवी का ही प्रसाद समझो। तभी सफूरा ने पेट भर कर वो सड़ा हुआ गोश्त खाया और वो गंदा खून भी पी लिया और बहुत ज़्यादा खुश थी। उसकी आंखों में एक नशा उतर रहा था। तभी सफूरा ने कहा, आखिर ये किस चीज़ का नशा है, मुझे ऐसा क्यों महसूस हो रहा है। तभी उसने कहा, हाँ ये इसमें मैंने नशा मिलाया हुआ था, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम जब यहाँ पर आई हो तो काला जादू सीखने से पहले तुम्हें नापाक होना पड़ेगा। तभी सफूरा ने कहा, गलती भी मत करना मेरे नज़दीक आने की, अगर तुमने मुझे हाथ भी लगाया तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगी। तभी वो हंसने लगा और सफूरा पर बेहोशी तारी हो रही थी। तभी सफूरा ने अपने बेरों को हुक्म दिया और अपने जिस्म पर और अपने हाथों पर अपने हाथ फेरने लग गई और कहने लगी, मेरी सहायता करना, इसको मेरे नज़दीक मत आने देना, ये मेरे जिस्म को हाथ भी ना लगा सके। ये कहते कहते ही सफूरा बेहोश हो गई। जैसे ही महाशय दावर ने देखा कि तीर निशाने पर लगा है, सफूरा बेहोश हो चुकी है, तभी वो अपनी शैतानी हवस पूरी करने के लिए उठा और उसने जल्दी से जाकर अलमारी में से शराब निकाली और थोड़ी थोड़ी कर वो पीने लगा। जैसे ही सफूरा के करीब आया तो अगला मंजर देखकर उसके रोंगटे खड़े हो गए। सफूरा के जिस्म से बेतहाशा चूंटियाँ निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था कि चूंटियों के दल निकल रहे हैं। दूर से महाशय दावर को वो चूंटियाँ ही लग रही थीं, लेकिन जैसे ही वो करीब गया तो वो नन्हे नन्हे जिस्म थे, जैसे इंसानी बच्चे होते हैं। वो सैकड़ों की नहीं बल्कि लाखों की तादाद में थे और अभी उसके जिस्म से निकलते ही जा रहे थे। ये मंजर देखकर महाशय दावर को समझ ही नहीं आई कि ये सब क्या है। तभी वो देखते देखते महाशय दावर के जिस्म को चिमट गए, यहाँ तक कि लाखों की तादाद में बेर महाशय दावर पर लपक पड़े और उन्होंने उसके जिस्म को काटना और नोचना शुरू कर दिया। महाशय दावर को ऐसा लग रहा था कि उसके जिस्म के ऊपर जैसे किसी ने जख्म कर दिया और उनके ऊपर सुर्ख मिर्चें डाल दी हों। उसका जिस्म बुरी तरह से जल रहा था। ऐसी अजियत उसने ज़िंदगी में पहले कभी नहीं देखी थी, जो अजियत वो अब देख रहा था। महाशय दावर ने वहाँ से भागना शुरू कर दिया। वो अपनी जान बचा रहा था। वो जितना उनको अपने जिस्म से कुरेदकर नीचे गिराना चाह रहा था, वो उतना ही उसके जिस्म को चिमट रहे थे और खा रहे थे। तभी महाशय दावर ने अपने आप को बचाने के लिए टूटे हुए मंदिर में बने एक कुएं में छलांग लगा दी। जैसे वो कुएं में कूदा, उसको हल्का सा सुकून महसूस हुआ। ऐसा लग रहा था जलती आग के ऊपर किसी ने पानी फेंक दिया हो। तभी वो क्या देखता है, वो जो बेर हैं वो लाखों की तादाद में हो गए हैं और कुएं की दीवारें काली स्याह हो गई हैं और वो कुएं की दीवारों से ऊपर चढ़ते हुए जा रहे हैं। महाशय दावर को अभी भी अपने जिस्म में बहुत ज़्यादा तकलीफ़ और जलन महसूस हो रही थी। शायद ऐसी जलन उसने कभी ख्वाब में भी महसूस नहीं की थी, जो अजियत वो आज भुगत रहा था। तभी थोड़ी ही देर के बाद उसको अपने जिस्म में थोड़ा सा सुकून महसूस हुआ। वो सारे बेर उसके जिस्म से अलग हो चुके थे। यहाँ तक कि इस अमल को आधा घंटा गुजर गया। डरते डरते महाशय दावर वहाँ से बाहर निकला। जैसे ही वो वहाँ से बाहर निकला तो जाकर छुप गया। अब वो एक जगह पर छुपा हुआ था, कहीं सफूरा उसको दोबारा ना देख ले। तभी उसने देखा सफूरा की आंख खुली। सफूरा अभी भी बेहोश थी। सफूरा जैसे ही उठी, आधी रात हो चुकी थी, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा नशा आवर गोश्त खा लिया था। आधी रात गुजरने के बाद सफूरा ने वहाँ पर मौजूद कुछ बेरों से पूछा, क्या उस जादूगर ने मेरे साथ कोई बदसलूकी तो नहीं की? नहीं देवी, हमने उसको तुम्हारे करीब भी नहीं आने दिया, वो अपने अंजाम को पहुंच चुका है। सफूरा मुस्कुराई और तेज़ी से वहां से उठी, लड़खड़ाती हुई अपनी गाड़ी के पास आई। महाशय दावर मंदिर में छुपकर ये मंजर देख रहा था कि सफूरा वहां से जा रही है। उसने शुक्र अदा किया कि सफूरा वहां से जा रही है। तभी महाशय दावर जल्दी से भागता हुआ वहाँ पर आ गया। सफूरा गाड़ी चलाकर अपने घर पहुंची तो रात के 3 बजे का टाइम था। अभी नहिरा बेगम जाग ही रही थी। वो इसी कश्मकश में थी कि अभी तक सफूरा घर क्यों नहीं पहुंची। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशानी के आलम में सफूरा से पूछने लगी, इतनी देर कहाँ पर करके आई हो? तभी सफूरा ने कहा, ओहो मम्मी, आप भी कमाल करती हैं। मैं अपने दोस्तों के साथ क्लब में थी। देखो बेटी, ये जगह अनजान है, मैं नहीं चाहती तुम इतनी देर तक बाहर रहो। ठीक है मम्मी, आइंदा ख्याल रखूँगी, अब मुझे सोना है। तुम्हारी हालत इतनी बिगड़ी हुई क्यों है? मम्मी कहाँ ना, क्लब से आई हूँ। तभी सफूरा अपने कमरे में चली गई। सफूरा दिन से तो पहले ही दूर थी, फिर काले जादू के चक्रों में पड़कर अब वो बहुत ही ज़्यादा घिनौने अमल करने लग गई थी। अपने कमरे में आई तो फ़ौरन से गुस्ल किया, कपड़े बदले और अपने बिस्तर पर आ गई। तभी उसने जल्दी से बेरों को बुलाया। बेर दोबारा आए, उनसे पूछने लगी, अब मुझे सारी हकीकत बताओ, तुम लोगों ने महाशय दावर का क्या हश्र किया?
तभी बेरों ने बताना शुरू किया जिस तरह से उन्होंने उसके जिस्म को नोच नोच कर खाया था और किस तरह से वो अपनी जान बचाकर कुएं में कूदा था। सफूरा बेपनाह मुस्कुराई और कहने लगी, वाह, तुम तो बहुत काम के हो। मुझे नहीं पता था कि तुम मेरी इतनी मदद कर सकते हो। क्या तुम मेरी हमेशा मदद करोगे? हाँ देवी, हम आपकी हमेशा मदद करेंगे। जब तक आपके जिस्म में खून का एक कतरा बाकी है, हम आपकी मदद करते रहेंगे। तो ठीक है, फिर मुझे बताओ, हारून कहाँ पर रहता है? देवी, वो अपने घर में रहता है, अपनी बीवी और बेटे अशर के साथ। उसके घर का पता बताओ मुझे। हाँ देवी, हम तुम्हें उसके घर का पता बता देंगे। इस वक्त हारून कहाँ पर है? वो एक इलाके में नक्शे बना रहा है और अपनी बीवी और बेटे से दूर है। ठीक है, मैं उससे इंतकाम लेना चाहती हूँ। मुझे एक ऐसी जगह तैयार करके दो जहाँ पर मैं कैद खाने में किसी को रख सकूँ। जैसे वो जगह मुकम्मल हो जाएगी तो मुझे उसकी खबर दे देना। मुझे इस चीज़ का इंतज़ार रहेगा। देखो, इस काम में ज़्यादा देर मत करना, मुझे ज़्यादा इंतज़ार पसंद नहीं है। हाँ देवी, हम पूरी कोशिश करेंगे कि जितनी जल्दी हो सके ये काम कर दें और मुझे नक्शा तैयार करके दो। मुझे कल ही हारून के घर जाना होगा। ठीक है देवी, हम तुम्हारा काम कर देंगे। अब तुम जाओ, मुझे नींद आई है। तभी वो बेर वहाँ से गायब हो गए। दूसरी जानिब सुबह जब हारून जागा तो काफ़ी ज़्यादा परेशान था। कामरान ने बाहर नाश्ता बनवा लिया था। नाश्ता करने के बाद हारून कामरान के पास आया और कहने लगा, देखो कामरान, मैं बहुत ज़्यादा उलझ चुका हूँ। मैंने आज से पहले बहुत सी जगहों पर जाकर प्रोजेक्ट किए हैं, लेकिन आज तक मेरे साथ ये सब नहीं हुआ। मैं उस गुत्थी को जितना सुलझाना चाहता हूँ, ये उतनी ही उलझ रही है। मैं नहीं चाहता कि मैं इन रूहों बदरूहों के चक्रों में पड़ूँ। मैं एक नॉर्मल ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हूँ। मैं अपनी बीवी और बेटे के साथ बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरी कुल कायनात वही है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर प्रोजेक्ट ना करूँ। जितनी रिपोर्ट तैयार हुई है वो मैं दे दूँ और फिर मेरी जगह पर शायद यहाँ पर किसी और ऑफिसर को भेज दिया जाए। तभी कामरान ने कहा, नहीं सर, आप ऐसा नहीं कर सकते। आप इतने अज़रदा क्यों हैं? आप इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। आप इन चीज़ों में मत उलझिए। आप सिर्फ अपने काम पर ध्यान दें। कैसे काम पर ध्यान दूँ? जो वाक़यात हुए हैं वो मुझे अजीब तरह से उलझा देते हैं। और मेरी बात सुनो, मैं 1-2 दिन के लिए घर जाना चाहता हूँ। मैं कुछ फ्रेश होना चाहता हूँ। मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हो सकता है मैं ऑफिस से भी होकर आऊँ। जी सर, तुम पीछे से काम अच्छी तरह से संभालना। देखो, कोई भी काम ख़राब नहीं होना चाहिए। जी साहब, आप जैसा कह रहे हैं ऐसा ही होगा। तभी हारून ने नाश्ता किया, अपनी जीप ली और वहाँ से निकल पड़ा। जिस रास्ते से हारून गुजर रहा था ये वही सुनसान और वीरान सड़क थी जहाँ पर पहली बार इसे चंद्रबदन भागती हुई नजर आई थी और अपनी पाजेब छोड़कर भाग गई थी। जब वो जगह आई तो जीप अपने आप आहिस्ता होने लग गई। तभी कामरान ने देखा पीपल के एक दरख्त के नीचे एक लड़की बैठी है, सर झुकाए हुए, और छन छन की आवाज़ हवा में गूंज रही है। तभी एकदम से उसकी जीप रुक गई। ना चाहते हुए भी अपनी जीप से नीचे उतरा तो सामने देखा तो चंद्रबदन बैठी थी। उसने चंद्रबदन को देख लिया। हारून ने सुना हुआ था कि जो पिछल पैरिए, चुड़ैलें और असेब होते हैं, इनके पैर उल्टे होते हैं, लेकिन यहाँ तो मामला और ही था। इसके पैर इंतहाई खूबसूरत थे और नरमो नाजुक थे। तभी उसने देखा तो चंद्रबदन ने ऊपर देखा और कहने लगी, हारून, तुम आ गए। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आ रहा हूँ? बस देख लो, मुझे पता चल गया। मैं हर पल तुम्हारे साथ होती हूँ। बैठो, मैं तुमसे कोई बात करना चाहती हूँ। हाँ बोलो, मैं भी तुमसे कोई बात करना चाहता हूँ। पहले तुम बोलो। देखो, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ और मेरी ज़िंदगी में मेरा एक बेटा भी है। उनके अलावा मेरे दिल और दिमाग पर किसी का हक नहीं और ना ही मेरी ज़िंदगी पर किसी का हक है। बराए मेहरबानी तुम मुझसे दूर रहो और मुझे भूल जाओ। मैं तुम्हारे चक्कर में नहीं पड़ना चाहता। तभी वो कहने लगी, नहीं, मैं तुम्हें नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें देखती हूँ तो मैं सब कुछ भूल जाती हूँ। मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तुमने उस दिन मुझे बचाकर जो उपकार मेरे ऊपर किया, मैं इसको कभी भी नहीं भूल सकती। मैं तुम्हें बहुत चाहती हूँ। मुझे अपना लो, मेरे साथ चलो। कहाँ जाना है? तुम मेरे साथ मंगन मंडल में चलो और मेरी तड़पती आत्मा को शांति दे दो। देखो हारून, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहती। मेरी तड़पती आत्मा को शांति दे दो। क्या तुम पागल हो चुकी हो? मैं तुम्हें बता चुका हूँ कि मैं शादीशुदा हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत मोहब्बत करता हूँ। इसके अलावा मेरा एक बेटा है। उनके अलावा मैं किसी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मेरे ख्याल से मुझे यहाँ से चलना होगा। मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। जैसे ही हारून आगे बढ़ा, चंद्रबदन उसके पीछे उसको रोकती रही, आवाज़ें देती रही, लेकिन हारून ने एक नहीं सुना। अपनी जीप में बैठा और जीप स्टार्ट की और तेज़ी से वहाँ से जीप चलाने लगा। काफ़ी देर तक हारून
को आवाज़ें आती रही। चंद्रबदन उसकी जीप के पीछे पीछे भागती रही, यहाँ तक कि वो पुरसरार सड़क ख़त्म हो गई। और उसके बाद चंद्रबदन का कोई अता पता नहीं था। जैसे ही हारून घर पहुंचा, अशर अभी स्कूल से आया था। हारून को देखकर बहुत खुश हुआ। काफ़ी ज़्यादा टाइम उनके साथ गुजारा। अफशा भी काफ़ी ज़्यादा उदास थी। 2 दिन उनके साथ गुजारने के बाद हारून ने कहा, अब मुझे चलना होगा। अशर ने कहा, बाबा अब अभी तो आए थे, आप मत जाए ना। देखो बेटा, मैं 2 दिन के लिए आया था, अभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम है। मैं आता रहूँगा और आप लोगों से मिलता रहूँगा। मैं काम को दरमियान में नहीं छोड़ सकता। मैं एक प्रोफेशनल इंसान हूँ। जी बाबा ठीक है, मैं जानता हूँ, आप चले जाइए। तभी हारून वहाँ से निकला, अपनी जीप लेकर वापस पुराने सहायपुर के रास्ते पर आ रहा था। अभी फिर वही रास्ता था जहाँ पर चंद्रबदन उस दरख्त के नीचे बैठती थी। हारून इधर उधर देख रहा था कि शायद दोबारा से चंद्रबदन उसको नज़र आ जाए, लेकिन चंद्रबदन तो नज़र नहीं आई। लेकिन हवा में गूंजती कुछ सिसकें सुनाई दी, लेकिन वो सिसकें बहुत ज़्यादा पुरसरार थी। कोई भी नज़र नहीं आ रहा था, सिर्फ दरख्तों के झुंड थे। एक वीरान, सुनसान और पुरानी सड़क थी और वहाँ पर गूंजती सिसकियाँ थीं। हारून ने बहुत कोशिश की कि रोने वाली का चेहरा नज़र आ जाए, लेकिन हारून को चेहरा नज़र नहीं आया। बिलाखिर हारून सहायपुर पहुँच गया, पुराने सहायपुर पहुँच गया। दूसरी जानिब सफूरा ने अपने बेरों से कहकर हारून के घर का पता लिया। काफ़ी मुसाफत तय करने के बाद वो एक छोटे से बंगले के सामने रुकी। जैसे ही वहाँ पर अपनी गाड़ी पार्क करके गेट की तरफ आई, उसने डोर बेल बजाई तो अंदर से एक प्यारे से बच्चे ने दरवाज़ा खोला। सफूरा ने उसको देखकर कहा, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत प्यारे हो तुम। तभी वो कहने लगा, मेरा नाम अशर है। आप कौन है आंटी? तभी वो कहने लगी, आपके बाबा का नाम हारून है ना? जी, मेरे बाबा का नाम हारून है। आप कैसे जानती हैं? बस बेटा जानती हूँ। अंदर नहीं बुलाओगे? जी जी आंटी, ज़रूर आए। दूसरी जानिब अफशा पूछ रही थी, अशर बाहर कौन आया है? जैसे ही अफशा वहाँ से बाहर निकली, उसने सामने एक बहुत खूबसूरत चेहरे वाली लड़की देखी। अफशा ने कहा, जी आइए बैठिए। अशर भी वहीं पर था। अशर भी मुस्कुराने लग गया। तभी अफशा ने कहा, जाओ बेटा आप बाहर जाओ, मैं पूछती हूँ कौन मेहमान आए हैं। अफशा पूछने लगी, जी आप कौन हैं? तभी वो कहने लगी, मेरा नाम सफूरा ताहिर है और मैं आपके मामू की बेटी हूँ। मेरे मामू की बेटी? जी, मेरे अंकल का नाम मिर्ज़ा बेग था, मिर्ज़ा गयास बेग। जी, मेरे वालिद का नाम मिर्ज़ा गयास बेग था, लेकिन उन्होंने कभी आपके बारे में बताया नहीं। जी, एक्चुअली हम लोग यूरोप में रहते थे, इसलिए शायद हमारा जिक्र ना हुआ हो। मैं पाकिस्तान आई थी तो सोचा आप लोगों से मिल लो। लिसनर्स, अगले एपिसोड में आप लोग देखेंगे सफूरा यहाँ पर क्यों आई है। क्या वो अफशा और अशर को किडनैप करने आई है? क्या उनको कैद कर लेगी और हारून से किस तरह से इंतकाम लेगी? दूसरी जानिब हारून पुराने सहायपुर के उन खंडरों से जिंदा सलामत बचकर आ सकेगा या बदरू चंद्रबदन उसको हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगी? ये सब कुछ जानने के लिए आप लोगों को देखनी पड़ेगी सोशल नॉवल की अगली एपिसोड, जो मैं आप लोगों के लिए कल लेकर आऊँगी। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह निगहबान।